देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे, जी हां, घपलेबाज बीएसए। जी हां, घपलेबाज बीएसए। कानपुर देहात के तानाशाह बीएसए ने जहां एक और मासूमों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, वही खबर दिखाने पर पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश की गई। वहीं अब बीएसए की एक और काली करतूत सामने आने से घपलेबाज बीएसए की सच्चाई भी सामने आई है, जिस पर आज हम सूबा बोलेगा में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए और बीएसए की करतूत को देखिए, उसकी घपलेबाजी को देखिए। कानपुर देहात के तानाशाह बीएसए की एक और काली करतूत सामने आई है, जहां एक और के न्यूज ने बीएसए की तानाशाही की तस्वीरें दिखाई थी, जहां सन की बीएसए ने सर्द मौसम में मासूमों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया था। वहीं खबर को देखने के बाद बौखलाए बीएसए ने के न्यूज के रिपोर्टर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। वहीं आज बीएसए की एक और करतूत ने तानाशाह की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें कोषाधिकारी की छानबीन में बीएसए की पोल खुल गई है कि बीएसए साहब तानाशाह के साथ साथ लालची भी हैं। दरअसल बीएसए ने एक बार तनख्वाह उठाने के बाद भी दोबारा तनख्वाह के लिए बिल भेज दिया। बता दें कि जनवरी 2020 का वेतन मार्च में उठाने के बावजूद बीएसए ने एक बार फिर लालच में उसी तनख्वाह के लिए बिल भेज दिया। आपको हमारे साथ कानपुर देहात के डीएम दिनेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं। दिनेश चंद्र जी, के न्यूज इंडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, बीएसए दोषी पाए गए हैं, वेतन भुगतान के लिए दोबारा से बिल भेजा जाता है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? ऐसा है कि वरिष्ठ कोषाधिकारी का ये दायित्व है कि जो भी बिल उनके सम्मुख प्रस्तुत किए जाए उनका वह परीक्षण करें, और परीक्षण करके अगर कोई त्रुटिपूर्ण बिल प्रस्तुत हुआ है तो उसका भुगतान ना हो। कोषाधिकारी द्वारा ये अभी कल या परसों मुझको बताया गया था कि त्रुटिपूर्ण बिल प्रस्तुत हुआ है तो उसको रोक दिया गया है, कोई भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। और ये त्रुटिपूर्ण बिल प्रस्तुत करने के लिए कोषाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से उनका स्पष्टीकरण लिया गया है और मेरे संज्ञान में भी आया है। तो मैंने भी उनको निर्देशित किया है कि वरिष्ठ कोषाधिकारी के माध्यम से अपनी आख्या मेरे सम्मुख प्रस्तुत करें। कोई भी धनराशि आहरित नहीं हुई है और इसमें जिसकी त्रुटि होगी उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। वहीं सन की बीएसए की पैरवी के लिए कानपुर देहात डीएम भी मैदान में उतर आए हैं। डीएम ने बीएसए के खिलाफ कार्यवाही की जगह उल्टा के न्यूज के रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डीएम ने सूचना विभाग को पत्रकारों की मान्यता जांचने के आदेश दिए हैं। वहीं कोषाधिकारी की जांच में हुए खुलासे को लेकर डीएम ने चुप्पी साध ली है। तो अगर किसी की भी कोई बात है तो अपनी वो मुझे बता सकता है। इसमें अगर बीएसए के द्वारा भी अति उत्साही ढंग से कार्य किया गया तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे। लेकिन प्रकरण चूंकि ये है कि उनको सारी सुविधाएं दी गई और अंत में कार्यक्रम समाप्ति के बाद बच्चों को घर पर भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, एक एक अच्छा कंबल उनको दिया गया सभी बच्चों को। तो इस प्रकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जनहित में इस खबर को प्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे कि जो इधर उधर की बातें हैं उस पर रोक लग सके। वहीं अब सवाल उठता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास आखिर क्यों किया जा रहा है और सच दिखाने वाले पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और आखिर कब ऐसे सन की बीएसए के खिलाफ कार्यवाही होगी, जो कि अपनी करतूत छिपाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ ही फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
और खबर मुरादाबाद से, कानपुर के 3 पत्रकारों पर लगे मुकदमे को तुरंत हटाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद ने मुख्यमंत्री को एक खत भेजा है। कानपुर देहात में के न्यूज चैनल के 3 पत्रकारों पर वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर भ्रामक खबर चलाने के आरोप में मुकदमा लिखवाने से नाराज उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मुरादाबाद यूनिट ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह से मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जहां तुरंत कानपुर के 3 पत्रकारों पर लगे मुकदमों को हटाए जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में ये कहा गया है कि सच्ची खबर दिखाने के बाद नाराज बीएसए द्वारा उन 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। मतलब क्या हम सच ना बोलें, हम क्या सच ना दिखाएं, हम हकीकत की बात ना करें। के न्यूज हमेशा से सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आपसे जुड़े छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे को आपके सामने रखता है और इस मुद्दे को भी उसी सच्चाई के साथ, उसी निडरता के साथ हमने सामने रखा। लेकिन कुछ जिम्मेदारों को अगर नागवार गुजरा है। आज ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कानपुर में एक KTV चैनल है, उन्होंने एक खबर चलाई थी गणतंत्र दिवस समारोह में जो बच्चों को जो है बिना स्वेटर के कार्यक्रम में बुलाया गया था और उस दौरान कई बच्चों के बीमार होने की भी सूचना आई थी और उस चीज़ को खबर चलाई गई, जिसके बाद वहाँ के BSA ने चैनल के पत्रकारों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया। खबर चलाने के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया वो गलत है। उसी को लेकर एक हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह जी को दिया है और मांग की गई है कि उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। अगर पत्रकारों पर ऐसा अत्याचार होगा तो फिर हम लोग रिपोर्टिंग कैसे कर पाएंगे। कानपुर देहात में 3 पत्रकारों को जो के न्यूज़ के पत्रकार थे उनके खिलाफ FIR हुई और बहुत गलत तरीके से FIR हुई, क्योंकि वो जो खबर चलाई गई थी वो बच्चों को सुबह सर्दी में, वो भी ऐसे वक्त में कि इस ठंड में कि इस वक्त खून जम रहा है उस ठंड से, ऐसे में बच्चों को नेकर और शर्ट में बुला लिया गया, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों को ज़ाहिर है परेशानी हुई होगी। और वो न्यूज़ बिल्कुल सच्चाई के तहत वो चलाई गई, लेकिन वहाँ जो BSA हैं उन्होंने अपनी हठधर्मी दिखाई और उन पत्रकारों के ख़िलाफ़ FIR कराई। देखिए, डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हुआ करते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा स्तंभ पत्रकारिता का है, जर्नलिज्म का है। और जब इस स्तंभ को ही ज़ख्मी किया जाएगा तो इमारत कैसे रुकेगी। अगर पत्रकार सच्चाई दिखा देते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पत्रकारों का तो काम सच्चाई को लेकर जनता को दिखाने का है। पत्रकार किसी के बहकावे में आके या किसी से कुछ अपना इंटरेस्ट डेवलप करके तो कोई खबरें छापते नहीं हैं। पत्रकारों की निष्पक्षता आखिर कैसे बरकरार रहेगी अगर इस तरह के काम होंगे। अगर सरकार और सरकारी तंत्र में कहीं कोई गलतियां होती हैं और वो जनता के आगे पत्रकार नहीं रखेंगे तो फिर प्रजातंत्र किस बात का है। और ये यकीनी तौर पे हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा हिंदुस्तान प्रजातंत्र से बहुत दूर चला गया है। और कानपुर देहात में हुए पत्रकारों पर FIR के विरोध में मिर्जापुर के कांग्रेसी नेताओं ने सरकार की जमकर आलोचना की। जल्द से जल्द मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस प्रकरण में जिस प्रकार ठंड में, ठिठुरते ठंड में बच्चों से यूपी स्थापना दिवस के दिन योगा कराया गया, जबरदस्ती योगा कराया गया और उसके बाद उस खबर को चलाने पर पत्रकारों पर जिस प्रकार से FIR किया गया, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है और कहीं न कहीं पत्रकारों को एक सरकारी प्रवक्ता घोषित करने की साजिश चल रही है। जो भी पत्रकार सही को सही और गलत को गलत दिखा रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। आप देखिए कि पिछले 70 वर्ष के लोकतंत्र में कभी इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर FIR या उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, लेकिन जितना इन सरकार में पत्रकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर FIR की जा रही है। जो पत्रकार सरकार के अनुसार खबरें दिखा रहा है वो तो सही है, लेकिन जो भी पत्रकार सरकार को आईना दिखाने के लिए अगर खबर दिखाता है तो वो कहीं न कहीं इनकी नज़र में गलत होता है, उसके ऊपर FIR की जाती है, उसके ऊपर रोका जाता है। आप देख सकते हैं कि किसानों के मुद्दे पर भी जो पत्रकार सही दिखा रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से सरकार के द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है और जो पत्रकार कहीं न कहीं सरकार के प्रवक्ता बन के
खबरें चला रहे हैं उनको अच्छे से उनके मेहमान नवाजी की जा रही है। खबर औरैया से, जहां कानपुर देहात प्रशासन के खिलाफ जनपद औरैया के पत्रकारों का गुस्सा सामने आया है। आपको बता दें, यूपी स्थापना दिवस पर एक निजी चैनल ने ठंड में कपकपाते बच्चों की खबर चलाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद बौखलाए प्रशासन ने पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं गुस्साए श्रमजीवी पत्रकार संगठन आयरा संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर कानपुर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर एफआईआर को खत्म कराने की मांग की गई है। देहात में एक खबर को दिखाए जाने से जहां पर बीएसए के द्वारा व डीएम के निर्देशानुसार 3 पत्रकारों के खिलाफ जो अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा लिखाया गया, उससे न सिर्फ वहां के पत्रकारों बल्कि औरैया जनपद के भी पत्रकारों में काफ़ी रोष है। उसको लेकर के आज यहां पर हम सभी संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम से है, जिस पर कानपुर देहात के जो भी 3 पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, फर्जी तरीके से ये जो पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन की मंशा रही है, उसको हटाते हुए पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखाए गए हैं उनको वापस लेने की मांग के साथ साथ बीएसए की भी बर्खास्तगी की मांग हमारे द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। यूपी दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में योगा दिवस के अवसर पर बच्चों से जो योगा कराया गया, उसमें कपड़े उतरवा के भरी ठंड में उनसे जो योगा करवाया गया, तो उसकी खबर चलाने को लेके पत्रकारों के ऊपर बीएसए द्वारा फर्जी मुकदमा जो लिखाया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन भेजा जा रहा है। हम सभी पत्रकारों में काफ़ी रोष है कि ऐसे फर्जी मुकदमे अगर लिखवाए जाएंगे तो हमारी कलम को दबाने का कहीं ना कहीं कुछ प्रयास किया जा रहा है। हरदोई में कानपुर देहात में यूपी दिवस के अवसर पर हाफ पैंट और शर्ट में स्कूली बच्चों को योगाभ्यास कराने की खबर को प्रसारित करने में 3 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं पत्रकारों पर दर्ज किए गए मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने बयान दिया है, इसको भी सुन लीजिए। चाहे बच्चे हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, किसी के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आए दिन मुकदमे में लादने का काम करती है। आज किसान को देख लीजिए किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में किसान धरने पर बैठे हैं। आज जब कानपुर देहात में बच्चों के ऊपर योगा कराया जा रहा था तो उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम किया गया, जब उन लोगों ने इस बात को उजागर करने का काम किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लिखे गए पत्रकारों के ऊपर मुकदमे की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है इस तरीके का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। स्थापना दिवस पर निजी चैनल द्वारा कानपुर प्रशासन ने खबर से बौखलाए प्रशासन ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, जिससे गुस्साए कासगंज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कानपुर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर एफआईआर को खत्म कराने की मांग की गई है। विडंबना की बात है, लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इनकी आवाज को लगातार दबाने का प्रयास किया गया है। ऐसा ही एक मामला कानपुर में एक निजी पत्रकार के साथ हुआ है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन बीएसए साहब ने जो लोग योगा कर रहे थे, बच्चे अपने नग्न अवस्था वो अंडरवियर और बनियानी में थे, कपड़े उतरे हुए थे, ठंड में बच्चे बुरी तरह से कपकपा रहे थे, उनकी खबर प्रकाशित कर दी गई। उसकी एवज में बीएसए साहब ने उन पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस संदर्भ में आज हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बॉबी ठाकुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित भेजा गया है। कानपुर देहात का मामला है कि यहाँ पे 24/1/2021 को यूपी दिवस के अवसर पर बच्चों से योगाभ्यास कराया गया था। एक ठंड जो पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बच्चे उसमें कड़कड़ाती सर्दी में निक्कर और अपनी शर्ट पहने योगाभ्यास कराया, जबकि जो जिले के आला अधिकारी थे वो मंच पर पूरी कोट में, सूट में, गर्म कपड़ों के साथ थे। जब बच्चों कपकपा रहे थे तब हमारे पत्रकार साथी ने उनका वीडियो बनाया और अपने चैनल पर चलाया। जब उसने इसके बौखलाकर जिला प्रशासन ने उन 3 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और कानपुर में पत्रकार पर हुए मुकदमे में बस्ती के सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखा, ये भी सुनाते हैं आपको।
प्रशासन और ये सरकार पूर्ण रूपेण डरी हुई है। ये तानाशाह पूर्ण रूप से ये सरकार चल रही है। आप बताइए, पत्रकार अगर खबर चला रहे हैं और सही खबर वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं तो पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। ये डरी हुई सरकार ये चाहती है कि इसके खिलाफ कोई खबर ना चलाए। उन पत्रकारों ने सही खबर चला दी, बीएसए ने फरमान जारी कर दिया ठंडक में। और श्रावस्ती में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने के न्यूज चैनल के 3 पत्रकारों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भ्रामक खबर चलाने के आरोप में मुकदमा लिखवाने के मामले में अपनी राय रखी है। मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी की किसान प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। कानपुर में बालिका दिवस के शुभ अवसर पर ये जो घिनौना कृत्य बीएसए के द्वारा जो है किया गया है, तो पत्रकारों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सच्चाई उन्होंने दिखाया है, तो मैं इस बात की मैं निंदा में करता हूं, क्योंकि जो पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसको मैं निंदा करता हूं। सरकार से क्या कहना? सरकार से यही मैं कहना चाहता हूँ कि बीएसए के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हो और हमारे देश के जो चौथे स्तंभ है पत्रकार है उनको न्याय मिले। तो तमाम जगहों के पत्रकार एकजुट हो गए हैं। तमाम जगहों का जो नेता विपक्ष है वो भी एक साथ आवाज बुलंद कर रहा है और हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम सच को दिखाते हैं, हम हकीकत को दिखाते हैं। मोहित कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जिन पर एफआईआर की गई है। हमें डरने की जरूरत मोहित नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा। हम पे एफआईआर करेंगे, हमें जेल में डालेंगे, कर लें, जेल में डाल दें, एफआईआर कर लें, डरते नहीं हैं के न्यूज़ वाले एफआईआरों से, डरते नहीं है हम एफआईआरों से। लेकिन हम डीएम के तारीफों के कसीदे नहीं पढ़ेंगे, हम बीएसए के तारीफों के कसीदे नहीं पढ़ सकते हैं। हम हकीकत दिखाएंगे, हम सच्चाई दिखाएंगे। हम इन मासूमों की खबर हमने दिखाई दी जो आपके सामने है, और ये मासूम ठंड में ठिठुर रहे थे। हमने क्या गलत किया था? हमने हकीकत दिखाई थी। हकीकत की सजा हमारे संवाददाता को ये मिली कि एफआईआर दर्ज कर दी गई डीएम की तरफ से। आप सोचिए, और वही खबर आज हम दिखा रहे हैं कि बीएसए ने एक बार तनख्वाह उठाने के बाद दोबारा तनख्वाह के लिए बिल भेजा। ये डीएम साहब को नजर नहीं आया। ये कैसे नजर आएगा? ये सब देखने के लिए हमारे अधिकारियों की आंखें बटन हो जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और ये सब चीजें, जहां पर बच्चे, जहां पे उनके पास स्वेटर नहीं है, जहां पे वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, ये उन्हें नजर नहीं आता है। तमाम ऐसी खबरें जो लगातार के न्यूज दिखाता रहता है। मिड डे मील की व्यवस्था क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों से काम कराया जाता है, ये न डीएम देखेंगे न एसपी देखेंगे, ये कोई नहीं देख सकता, ये हमारे संवाददाता देखते हैं। और जब ये तस्वीरें आपके सामने आती हैं तो आप देखिए एफआईआर कर दी जाती है, क्योंकि हम इन डीएम के, हम इन बीएसए के, हम तारीफों के कसीदे नहीं पढ़ सकते। बार बार मैं कह रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं तारीफें नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि यहां पे बैठकर हम इनके तारीफें करें, तो वो नहीं हो सकता। फिलहाल हमारे साथ हमारे इस गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप भी जुड़िए, अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए सूबा बोलेगा में। ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, उसको दबाने की कोशिश की जाए, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये पत्रकार कौन है आपको समझने की, ये आपके माध्यम है। मैं यहां पे बैठ के अगर बोल रहा हूं, मैं आपका माध्यम हूं, मोहित हमारे माध्यम है। ये माध्यम पर जब एफआईआर होने लग जाए तो समाज का क्या होगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। हम ऐसे तमाम प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, लेकिन क्या होता है ये आप खुद जानते हैं। लेकिन आज एक खबर जो बच्चों को लेकर हमने दिखाई, उस पर हमारे संवाददाता पे एफआईआर की जाती है। और यही बीएसए जिसको रिपोर्ट पे हमने दिखाया, इस बीएसए ने एक बार तनख्वाह उठाने के बाद दोबारा तनख्वाह के लिए बिल भेजा, और ये जनवरी 2020 का वेतन मार्च में उठाने के बावजूद बीएसए ने एक बार फिर उसकी तनख्वाह के लिए बिल भेज दिया। ये नहीं नजर आया डीएम साहब को, ये इन अधिकारियों को नजर नहीं आया। ये बड़ी बात है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। ये स्थिति है। मैं चाहूंगा कि अगर डीएम साहब को भी फोन किया जाए, जिनका नाम दिनेश चंद्र, अगर वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में फोन लाइन पर जुड़े, तो मैं भी उनसे सवाल पूछूंगा कि ये चीजें क्यों नहीं नजर आती हैं। बच्चे जब हाफ पैंट में बिना स्वेटर के खड़े होते हैं तो इन्हें क्यों नहीं नजर आता। तमाम अधिकारी थे, इस खबर को लेकर सत्यापन और सत्यता की बात करी जा रही थी। ये तस्वीरें सच नहीं बोलती हैं।
अगर डीएम साहब को फोन लगाया जाए तो मैं उनसे सवाल पूछूं, मैं उनसे पूछूंगा ये वेतन वाली बातें उन्हें नजर नहीं आती? अकरम रुड़की से हमारे साथ इस वक्त। अकरम अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार अकरम, बोले सर। सबसे पहले तो मैं मोहित जी को भरपूर सलूट करूंगा और उनके लिए जय हिंद जय भारत कहूंगा कि ऐसे हमारे पत्रकार मोहित जी हुए जिन्होंने ये भरपूर दिखाया, मैं उनको सत नमन करता हूं। और बीएसए की भरपूर निंदा करता हूं कि देश के अंदर जो सरकार बनी है ये पत्रकारों को शोषण करने की दिशा में चल रही है। अगर पत्रकार हमारे नहीं होंगे तो जनता को सही चीजें नहीं मिलेंगी। अंग्रेजों की तरह ये देश जो है हमारे गुलामी की ओर चलने की दिशा में जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लोग लगे रहिए, जनता आपके साथ है। और अकरम राज आपके के न्यूज के माध्यम को सलाम करता है। जहां अगर आपको हमारे खून की जरूरत पड़े तो अकरम राज के न्यूज को खून देने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है। विजय अपनी बात को रखें। विजय अपनी बात को रखें। अजहर जी नमस्कार। जी नमस्कार विजय साहब, बोले क्या कहना चाहेंगे? अजहर जी, सबसे पहले हर देशवासी के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक होती हैं और खास ध्यान सरकार को इन पर देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो ये सरकारी स्कूल का हिसाब किताब है, सबसे पहले तो बोलते हैं कि गरीबों को 25% एडमिशन मिलेगा, वहीं से धक्के खाने शुरू होते हैं और लोगों को एडमिशन मिलता ही नहीं। और जब किसी तरीके से धक्के खाने के बाद बच्चे को एडमिशन मिल जाता है तो उसका शोषण शुरू होता है कि उसको फटे मौजे, फटे या निम्न क्वालिटी के स्वेटर। सबसे बड़ी बात, आपने अक्सर देखा होगा हर साल सर्दी आदि निकल चुकी होती है, उसके बाद स्वेटर दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर इनके ये खुद तो कोई काम करना नहीं चाहते तरीके से, और अगर इनकी खबरें चलाओ तो आप देख रहे क्या हो रहा है कि जिसने खबर चलाई उसी के खिलाफ फर्जी FIR। कहाँ से उचित है? और आप बताइए, हर सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दावे करते हैं, दिल्ली से स्कूलों की तुलना की जा रही है। आज आप पार्टी आती है, वो कहती है कि हमारे स्कूलों से आप तुलना कीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम स्कूलों का स्तर बढ़ाएंगे। विजय वक्त कभी कॉलर्स और ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया विजय। राजेंद्र राणा एक दर्शक हमारे साथ है। राजेंद्र राणा जी जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोले। देखिए, के न्यूज ही भारत में ऐसा है जो जनता की आवाज है, और बाकी बड़का बड़का न्यूज चैनल जो है वो पूंजीपतियों की दलाल है। लेकिन के न्यूज ऐसा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और के न्यूज के संवाददाता पर FIR करना ये घोर अन्याय है। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ है, बस यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ मोहित कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वीरसेन यादव नेता सपा है कानपुर देहात से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, वो भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है वीरसेन यादव जी। और साथ ही साथ अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, PCI के सदस्य, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रजा रिजवी साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित के पास चलते। मोहित, FIR आप पे दर्ज की गई है, गर्व महसूस करिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए तमाम दर्शक के न्यूज पे जो जनता, जो दर्शक इस वक्त फोन कर रही है, आपकी तारीफ और आपके कसीदे पढ़ रहे हैं ये लोग कि आपने जो काम किया है, के न्यूज ने जो काम किया है। हम बार बार कहते हैं कि हम BSA हो या DM हो या SP, उनके तारीफों के कसीदे नहीं पढ़ सकते। मोहित क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ मोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो मोहित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। शायद मोहित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार उनकी आवाज को दुरुस्त किया जाए और इस बीच DM साहब को भी लगातार फोन लगाया जाए। अगर वो फोन पर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं कुछ सवाल उनसे भी पूछ सकूंगा कि आखिर इस घपलेबाज BSA के खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं लेते, इस घपलेबाजी उन्हें नजर क्यों नहीं आई। अभिषेक, आप क्या कहेंगे? अभिषेक सिंह। एक बात बिल्कुल साफ हो गई इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि कैसे DM साहब खुद FIR नहीं दर्ज कराते, BSA से कहते हैं, उससे मोहरा बनाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। हमारी बातचीत जब बेसिक शिक्षा मंत्री से हुई तो उन्होंने भी ये साफ कहा कि उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया था। हालांकि
वो हेलो अपने क्षेत्र में सर, एंकर की वॉइस नहीं आ रही कैमरे मुझे। पर उन्होंने बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल फोन पर बात अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे? थोड़ा तेज बोले तो आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अभिषेक, आवाज आपकी नहीं आ रही है। बिल्कुल आरिश, हाँ बोलिए आप। आरिश, इस पूरे घटनाक्रम से ये बात साफ हो कि जैसे सीएम साहब ने एक बीएसए को मोहरा बनाया पत्रकारों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए, और वो बीएसए जिस पर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके थे। और जब वहां पर खुलेआम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे ठिठुरती ठंड में जहां अच्छी उम्र के लोग वो कपड़ों से जकड़े हैं, वहां छोटे बच्चे हाफ शर्ट और पैंट में योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किसी तरह की होने वाली बीमारी का जिम्मेवार कौन होगा, ये खबर दिखाने पर मुकदमा दर्ज होता है और बीएसए को मोहरा बनाया जाता है। हमारी बातचीत शिक्षा मंत्री से हुई थी प्रदेश के, उन्होंने भी साफ कहा, बीसी शिक्षा मंत्री ने, हालांकि बातचीत अनऑफिशियल थी, फोन पर हुई थी, फिलहाल वो अपने क्षेत्र में मौजूद है, लखनऊ नहीं पहुंच पाए, कैमरे पर भी बाइट अभी फिलहाल देना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। लेकिन जो बातचीत मुझसे हुई, उन्होंने ये साफ कहा कि उनकी तरफ से किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था किसी बीएसए को कि कोई मुकदमा दर्ज कराया जाए। निश्चित तौर पर डीएम कानपुर देहात की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो निंदनीय है और किसी भी पत्रकार के मौलिक अधिकार पर ये सीधी चोट है कि वो खबर जो जनता से साहूकार करती है, वो खबर जो जनता की परेशानियां दिखाती है, उस खबर को दिखाने पर उसे मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की गई है, ना सिर्फ पत्रकारों पर मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखिए, कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात को रखिए। अच्छा, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अब वो टाइम आ गया है जो सही बात कहना भी गुनाह है। आपने सही बात को दर्शाया तो आपके ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, ये बहुत गलत बात है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी खबरों पर तायीद कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिंधु बॉर्डर खाली करो, सिंधु बॉर्डर खाली करो के नारे लग रहे हैं। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आसिफ सूरत से एक दर्शक हमारे साथ है। आसिफ, कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात को रखिए, वक्त की बहुत कमी है। आसिफ जल्दी से बोलें। आसिफ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से बोलें। जी सर, हेलो। जी बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप आसिफ? जी, ये जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, ये सब आवाज जो उठाना चाहते हैं उनको दबाने की बातें चल रही है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, बीएसए की पोल खुल गई है, क्या जानकारी है फिलहाल मोहित आपके पास? बिल्कुल आरिस, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने खबर दिखाई, सच्ची खबर दिखाने के बाद में प्रशासन को बीएसए के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को बीएसए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमको दबाने का प्रयास किया गया और साथ ही पत्रकारों को दबाने का काम किया गया। इसके बाद में जब ये खबर दिखाई जा रही, लगातार हम उसको दिखा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप सामने आइए, कैमरे के सामने बोलिए, खबर में क्या झूठ था। जब आज ये हमने इस पड़ताल की तो बीएसए का एक कारनामा जो हमारे सामने उजागर हुआ है, जो लेखा कोषा अधिकारी है जो कानपुर देहात के के पांडे जी, उन्होंने एक खुलासा किया है कि 2020 में बीएसए ने जनवरी माह में हमसे जो पेमेंट थी उसको उठाया गया। इसके बाद में मार्च में लेखा अधिकारी के द्वारा फिर से पेमेंट के लिए एक बैरियर बिल जो है वो यहाँ भेजा जाता है। तो बीएसए जब कोषा अधिकारी ने उसकी जांच की तो जांच में खुलासा जो निकल के आया सामने, ये चौंका देने वाला था कि बीएसए ने जब एक बार पेमेंट ली और दोबारा फिर से पेमेंट ली, तो कहीं ना कहीं दोबारा फिर से पेमेंट के लिए मतलब अप्लाई कर दिया गया लेखा अधिकारी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें लेखा अधिकारी की गलती सामने आई। और सबसे पहले जो उच्च अधिकारी है, जो बीएसए वहां बैठे थे, बीएसए ने बयान जारी कर दिया कि आप, मुझे पैसे का बहुत ज्यादा लालच है तो कहीं ना कहीं भेज दीजिएगा आप। तो पहुंच गया फिर कोषा अधिकारी के पास में, तो कोषा अधिकारी ने पकड़ लिया। जब पकड़ने के बाद में जांच में एक चीज निकल के आई सामने, तो कोषा अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि जिला अधिकारी को हमने लिखा हुआ है कि इसमें आप नोटिस जारी करिएगा और जवाब तलब करिएगा, लेकिन जिला अधिकारी को जो सच्चाई जो दिखाई गई, कोषा अधिकारी जो जिस मामले का खुलासा किया उसको ना लेकर के केवल बयान जारी कर दिया, हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। अगर कोई पत्रकार फर्जी खबर दिखाता तो मोहित, क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई की गई? किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पर केवल सरकार और जिला प्रशासन कानपुर देहात का केवल जुमलेबाजी कर रहा है। और अगर डीएम साहब को अगर कार्रवाई करना हो, किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करना हो, तो मुकदमा रातों रात दर्ज होता है, किसी को कोई भनक नहीं लगती है। लेकिन जो बीएसए के खिलाफ जो ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, कोषा अधिकारी ने साफ ये सुबह बोल दिया था के न्यूज के माध्यम से कि ये इसको भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता। जिस तरीके से आपने पैसा निकाला, इसके बाद फिर से दोबारा से आपने ये लेखा अधिकारी के माध्यम से जो भेजा गया, तो ये अभी देखने वाली बात है कि सरकार और जिला प्रशासन क्या बीएसए के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन और जो जिला अधिकारी है दिनेश चंद्र, उनके चाहते बीएसए हैं। चाहते बीएसए इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो बीएसए ने जो कार्रवाई की है, पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, इसको लेकर के जिला प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, ये कानपुर देहात के जिला प्रशासन किस तरीके सवालों में घेरे में जमा रहा है। तो कई तरीके के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, हम अभी ये जिला अधिकारी हैं, डीएम हैं, क्या करेंगे, आप समझौता कर लीजिए। तमाम तरीके के दबाव और तमाम तरीके के फोन कॉल्स हम लोगों के पास लगातार आना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जो डीएम थे वो बैकफुट पर नजर आए के न्यूज की खबर को लेकर के, लेकिन अभी तक जो मामला जो पूरा मामला था उसको लेकर के बीएसए ने अभी तक कोई भी बयान नहीं जारी किया। जो भ्रष्टाचार ये मामला उजागर हुआ, इसको सरकार को जो बैठे नुमाइंदे यूपी में, लखनऊ में, उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र कानपुर से इस बीच एक दर्शक है। सुरेंद्र अपनी बात को रखें। सुरेंद्र अपनी बात को रखें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जल्दी से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। वीरसेन यादव जी क्या कहेंगे? सच्चाई दिखाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी इस बार, क्या कहेंगे? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात ने जो 3 पत्रकारों पर मोहित सहित फर्जी मुकदमा कायम कराया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सच दिखाना अगर इनको इतना नागवार गुजरता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और जो फर्जी मुकदमे 3 पत्रकारों पर कायम हुए हैं, मैं एज ए राजनीतिक व्यक्ति ये मांग करता हूं और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी भी ये मांग करती है कि तीनों पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए, इन्हें खत्म किया जाए और दोषी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ
तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। और मैं तो ये मांग करता हूं कि ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने के लिए वीरसन यादव जी, आप कानपुर देहात से ही आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इस तरह का घपलेबाज बीएसए, जहां पर एक तरफ तो वो खबर है जहां पर बच्चों को किस तरह से बुला दिया जाता है, वो भी हम विजुअल्स लगातार चला रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ तनख्वाह उठाने को लेकर जो घपलेबाजी सामने, इस पर मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्या कदम उठाएंगे आप? दोबारा वेतन निकालना ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रकरण है। लेखाधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के पास बिल बनाकर भेजना ये बहुत ही खराब स्थिति है। इसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर को तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा अंकित करना चाहिए। ठीक है। सुषमा, एक दर्शक इस बीच जौनपुर से हमारे साथ है। सुषमा, अपनी बात को रखें जल्दी से। सुषमा बोलें अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सुषमा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा आपसे जुड़ने के। रजा रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे? रजा रिजवी साहब, मैं चाहूंगा एक दर्शक है उनको भी जल्दी से ले लिया जाए। उमेश जैन मेरठ से इस बीच हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि डबल वेतन लेने पर बीएसए के खिलाफ टेम्परेरी एम्बेजलमेंट का मुकदमा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीएसए के खिलाफ डबल वेतन लेने पर टेम्परेरी एम्बेजलमेंट का मुकदमा लग सकता है और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। और ऐसे लालची अधिकारी को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और डीएम साहब को भी जो कानून कहता है उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है उमेश जैन जी, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रजा रिजवी साहब, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर आप? देखिए, ऐसा है कि ये खबर जो चली है और खबर जो छपी है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई पत्रकार इस तरीके के समाचार को छापता है और दिखाता है तो सबसे पहले तो बीएसए को इसका संज्ञान लेकर के उन जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया कि बच्चे बेचारे इस ठंड में ठिठुरन में रह करके उन्होंने काम जनाब समझ नहीं पाया खबर। रजा रिजवी साहब, बीएसए ने खुद ही बुलाया था इन बच्चों को, उनको पूछना चाहिए। जनाब रजा रिजवी साहब, बीएसए ने खुद ही बच्चों को बुलाया था, एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए। वो क्या कार्रवाई करेंगे? वो क्या कार्रवाई करेंगे जो डबल वेतन खुद लेने की कोशिश में लगे हुए हैं? आप शायद खबर को समझ नहीं पाया, मैं चाहूंगा कि एक बार बता दूं। पत्रकार ने उसको दिखाया है, अगर किसी पत्रकार ने उसको दिखाया है या वो छपा है तो बीएसए को उस पर करना चाहिए। बीएसए को ये नहीं करना चाहिए कि उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर कर देना चाहिए। पहले तो बीएसए को ये करना चाहिए कि उसकी जो है वो जांच करानी चाहिए कि ऐसे समय पे जब ठंडक थी तो बच्चों को पूरा कपड़ा पहना करके क्यों नहीं उनको ट्रेनिंग कराई गई, क्यों नहीं उनको प्रदर्शित किया गया। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये न्यूज जो निकली थी, इस न्यूज के आधार पर बीएसए रजा रिजवी साहब आपको रोकना चाह रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही जो दर्शकों को बताना जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे की मंडलायुक्त करेंगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष। डिप्टी सीएम ने मंडलायुक्त को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो। इसकी वजह से लगातार हम इस खबर को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि सच दिखाना जुर्म नहीं है, सच दिखाना क्राइम नहीं है। रजा रिजवी साहब, आप प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष सदस्य हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप मेरी पूरी बात सुनने ही नहीं दे रहे हैं। मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो बीच में इंटरप्ट करते हैं। मैं पूरी बात कह नहीं पा रहा हूं। मैं खबर बताऊंगा जो बड़ी खबर, तो मुझे पूरी बात अपनी टाइम दे दीजिए। नहीं, मैं वक्त दे रहा हूं आपको, आप बोलिए। नहीं, वो तो बताइए, वो आप बताइए। हाँ,
मैं वक्त दे हाँ, रहा तो हूं। मेरा कहना है कि बीएसए ने 2 काम गलत किया है। पहला काम ये गलत किया है कि वो अगर किसी पत्रकार ने उसको दिखाया है या छपा है कि साहब ठिठुरन में कपड़े ठीक से नहीं पहने तो उसकी जांच करनी चाहिए, वो उसने नहीं किया। दूसरा, उन्होंने उल्टा पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर दिया। तो 2 गलती बीएसए ने की है, एक गलती नहीं की है। और यही अगर प्रेस काउंसिल में मामला आएगा तो वही बीएसए को सम्मन किया जाएगा, तलब किया जाएगा कि आपने पत्रकारों के खिलाफ क्यों मुकदमा लिख दिया ऐसा, जब पत्रकार अपना जो है, जो उसका कार्य है वो कार्य कर रहा था। समाज को जगाना काम है। समाज में अगर गलत काम हो रहा है तो उसको दिखाना उसका काम है, उसको समाज को बताना है। अगर उसने वो कृत्य किया है जो उसका धर्म था, पत्रकारिता धर्म था, उस धर्म को उसने निभाया, तो आपने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों कर दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा ही मिर्जापुर जनपद के अंदर नमक रोटी बच्चों को खिलाया गया मिड डे मील योजना में। प्रेस काउंसिल ने उसमें हमको और श्याम सिंह पवार 2 मेंबर को वहां भेजा और वहां जाकर के हम लोगों ने जांच की। आप समझिए, मिर्जापुर के अंदर वहां बच्चों ने बताया कि हमें नमक रोटी दिया गया है, जबकि उस दिन नमक रोटी देने का दिन नहीं था। उसकी जांच हुई, उसी के जिस पत्रकार ने छापा और दिखाया उसके खिलाफ एफआईआर हो गई और 120B की यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र की, जिसमें जो है सजा 10 साल से ऊपर सजा है, उसकी एफआईआर हो गई। हम लोग गए वहां पर, उन्होंने कहा कि साहब आपको हम टिकाते हैं अपनी जगह। हमने कहा नहीं, हम वहां जो अलग होटल में टिके, हमने वहां डीएम साहब को बुलाया, हमने वहां उससे पूरी, उनसे पटेल साहब थे, पूरी उनसे जांच ली। उसके बाद हमने प्रेस काउंसिल में इसको रखा। काउंसिल ने उसको, प्रेस काउंसिल में उसको मुकदमे के रूप में इलाहाबाद में मुकदमा सुना गया। वहां एडिशनल एसपी आए, उन्होंने कहा कि साहब वो पत्रकार के खिलाफ जो है हमने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। तो हमने कहा अगर फाइनल रिपोर्ट आपने लगा दी है तो फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। उन्होंने कहा एक्सेप्ट हो गई। तो हमने कहा जिन्होंने फॉल्स एफआईआर लिखा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और एक वहां अपर जिला बेसिक अधिकारी थे, उन्होंने उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। तो आप ये समझिए, ये अगर पत्रकार का उत्पीड़न हुआ है, प्रेस काउंसिल पत्रकार का उत्पीड़न, अधिकारी का उत्पीड़न के मुकदमे पूरे देश में देखता है। अगर बीएसए साहब को यह लग रहा है कि पत्रकार ने गलत किया है तो आते हमारे प्रेस काउंसिल में बताते आकर के कि साहब वो पत्रकार ने गलत न्यूज दिखा दी, गलत जो है छाप दिया। रजा रिजवी साहब, ये बीएसए ये सब तो आला माका बन चुके हैं। आखिर इन्हें इतना हौसला कहां से आ जाता है सर? 20 साल पहले एक आदेश हुआ है सरकार में, किसी पत्रकार पर एफआईआर करने से पहले जिला प्रशासन से पूछना पड़ेगा। ये जियो है उत्तर प्रदेश। तो सरकार से बड़े हो गए क्या सर ये बीएसए? रजा रिजवी साहब, सरकार से बड़े हो चले। मान्यता प्राप्त पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करने से पहले रजा रिजवी साहब, मुझे पूछना पड़ेगा। रजा रिजवी साहब, मुझे तो लगता है सरकार से बड़े हो गए ये बीएसए और डीएम, जो पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं, खुद ही फैसला ले लेते हैं, एफआईआर कर देते हैं, खबर को झूठा बता देते हैं। नहीं लगता सर आपको ये सब आला वाका हो गए हैं? नहीं, इनको पूछना चाहिए, उनको जानकारी नहीं है। तो सर यही तो बात है, इतना हौसला कहां से आ गया है? इतना हौसला कहां से नहीं मिल गया है कि एफआईआर पे, पत्रकार पे एफआईआर दर्ज कराए दे रहे हैं? कहां से इतना हौसला आ जाता है? कौन इन्हें इतना हौसला ले लेता है? डीएम के इशारे पर जो है एक बीएसए एफआईआर कर देता है। जब हम खबर के बारे में पता करना चलते हैं तो पता चलता है यही बीएसए साहब तनख्वाह उठाने के लिए 2 बार तनख्वाह के लिए जो है इन्हीं ने बिल भेजा था। ये किसी अधिकारी को नजर नहीं आया। देखिए, ये तनख्वाह वाली बात तो जब एफआईआर कर दी तब उठाई गई है। इसको आप पहले भी उठा सकते थे, इसको आप पहले भी रेस कर सकते थे कि ये बीएसए ने गलत काम किया है, ये तनख्वाह जो है 2-2 बार 3-3 बार उठा रहा है। ये जब एफआईआर हो गई तो उसके बाद दिखा रहे हैं। वैसे बीएसए ने गलत काम किया है। हकीकत दिखाना तो जरूरी है ना सर। पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए अगर वो हकीकत दिखा रहा है तो किसी भी अधिकारी को एफआईआर नहीं करना चाहिए। और एफआईआर जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार है उसकी एफआईआर करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेगा, तब उस पर जो है एफआईआर करेगा, नहीं तो एफआईआर उसकी नल एंड वाइड हो जाएगी। रजा रिजवी साहब, ये घपलेबाजी वाली खबर हमने 24 तारीख की बताई हुई खबर है सर। ये पुरानी खबर है और ये बच्चों की खबर हमने 26 को दिखाई थी। ये खबर हमने पहले दिखाई गई है उससे।
ऐसा नहीं है कि ये खबर हमने बाद में बात दिखाई। देखिए, डिप्टी सीएम वहां पहुंचे, केशव मौर्य जी ने, उन्होंने देखिए जांच के लिए ऑर्डर कर दिया। केशव मौर्य जो जानते हैं कि पत्रकार जो है वो कभी ऐसा कोई गलत करता ही नहीं जानबूझ करके कि गलत दिखाए। देखिए, लेकिन रजा रिजवी साहब, इस बात को तो आप मान रहे हैं कि पत्रकारों पर जुल्म बढ़ गया है, पत्रकारों के पर एफआईआर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रजा रिजवी साहब, इस बात को तो आप मानते हैं ना कि पत्रकारों पर खूब एफआईआर हो रही, कई जगहों पर पत्रकारों को मारा भी जाता है, इस तरह के भी कृत्य सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है उन पे, किस तरह का एक्शन लिया जाता, सवाल ये भी देखिए, पत्रकारों के एफआईआर होते हैं तो प्रेस काउंसिल ने कभी कभी सोमोटो कागजात भी लिया है। और मिर्जापुर में जो नमक रोटी का मामला था उसमें तो प्रेस काउंसिल ने सोमोटो कागजात लिया था। यही तो बात है ना सर रजा रिजवी साहब, क्या पत्रकारों के हित की बात क्या जब डिप्टी सीएम कहेंगे तभी कुछ होगी। पीसीआई का भी कोई काम है सर, उसको भी किसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है सर। वो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं जो ये नहीं समझ पाते कि अगर पत्रकार ने दिखाया था तो उसकी वो जांच कर लेते कि उसमें सत्यता क्या है। और जांच करके डीएम को रिपोर्ट भेज देते कि नहीं साहब बच्चे कपड़ा पहने हुए थे या बच्चे नहीं कपड़ा पहने हुए थे। अगर बच्चे नहीं कपड़ा पहने तो डायरेक्ट कोई बीएसए की जिम्मेदारी ठीक है कि बीएसए, लेकिन उसके नीचे के अधिकारी भी जो प्राइमा फेसी वहां मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी भी थी कि भाई ठुठरन में बच्चों को ऐसा कपड़ा पहना दिया जाए कि बच्चों को ठंड लगना लगे। तो लोकल जो वहां के अधिकारी थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बीएसए की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहां बेसिक शिक्षा का वो मुखिया है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। लेकिन अगर वो यही जांच करा लेता कि साहब ये न्यूज निकली है, ये न्यूज छपी है, इस न्यूज में क्या सत्यता है, रिपोर्ट आ जाती, ये उनके अपर जिला बेसिक अधिकारी से रिपोर्ट ले लेते, वहां के प्रिंसिपल से रिपोर्ट ले लेते। रिजवी साहब, मुझे तो लग रहा है सबकी जिम्मेदारी बनती थी, जो मंच पर जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो डीएम या एसएसपी थे, सबकी जिम्मेदारी थी कि जब उनके सामने मासूम बच्चे नेकर पहने। फिलहाल एक दर्शक इस बीच सुधीर हमारे साथ जुड़ के, सुधीर अपनी बात को रखें। सुधीर अपनी बात को रखें। सुधीर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, शायद सुधीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे जुड़ने के लिए। वीरसेन यादव जी, क्या कहेंगे जो बात रजा रिजवी साहब ने कही? देखिए, सच ये है कि यूपी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ और जनपद के 3-4 जनप्रतिनिधि जो सम्मानीय विधायक हैं, उनके सामने नौनिहाल बच्चे बिना स्वेटर के, बगैर गर्म कपड़े पहने, उनको बुलाया गया कार्यक्रम में। ये जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूरी तौर से है। मैं मानता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जनता के प्रतिनिधि जिस कार्यक्रम में बैठे हों, सम्मानीय विधायक बैठे हों, सरकार का प्रतिनिधि बैठा हो, सही कह रहे हैं, विधायक भी थे, मंत्री भी उसमें, मंत्री भी बैठे हों, और मासूम बच्चों की तरफ इनकी निगाह न जाए, मैं समझता हूं ये मानवीय भूल है। और उत्तर प्रदेश सरकार का जब मंत्री हो, माननीय विधायकगण हो, स्वयं कलेक्टर हो, उनके समक्ष ये घटना होती है और कोई पत्रकार, भाई मोहित कश्यप जी अगर इस घटना को दिखाते हैं तो मैं तो इनकी तारीफ करना चाहता हूं कि कम से कम इन्होंने हकीकत को जनमानस के समक्ष रखा। मैं इनकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 3-4 दिन से प्रकरण चल रहा है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री को इस प्रकरण को संज्ञान लेकर के ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन 3-4 दिन में भी कोई कार्रवाई न होना यह प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मूक दर्शक है और सरकार स्वयं ऐसे अधिकारियों का हौसला अफजाई कर रही है। मैं गवर्नर, महामहिम गवर्नर से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो भी दोषी अधिकारी अन्य हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो पत्रकारों पर, 3 पत्रकार साथियों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, मैं महामहिम से मांग करता हूं कि वो मुकदमे तत्काल समाप्त किए जाए, वापस लिए जाएं। जांच का बिंदु तो तब आता है
जब कोई चीज गलत हो, लेकिन जब पत्रकार हकीकत को दिखाता है तो उस समय कोई डिप्टी सीएम कहते हैं हम जांच कराएंगे। ये जांच का विषय नहीं है, तत्काल मुकदमे वापस हो, ये मैं मांग करता हूं। तत्काल मुकदमे वापस हो, ये मांग कर रहे हैं वीरसेन यादव जी। अरुण इटावा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अरुण, अपनी बात को रखें। सर, मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूंगा। जिस तरीके से 3 रिपोर्टरों पर जो कानपुर देहात में जो बीएसए के द्वारा फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, जिसके चलते ऐसे जो पत्रकार है जो सच्चाई सामाजिक तौर पर तो सच्चाई जो प्रशासन और शासन के सामने रखते हैं, उसके बावजूद वो उनको मुकदमा झेलना पड़ता है। ऐसा ही मामला हमारे इटावा में भी हो चुका था एक बार, जो 5 दिसंबर को एक रिपोर्टर के ऊपर जग्गा मारी की खबर को लेकर के उसके ऊपर 1,000 रुपए जैसी लूट का मुकदमा लगा करके उसको जेल भेजा जाता था। तो आखिर पत्रकार कब तक सच्चाई को दिखाते रहेंगे और उसके बाद में वो मुकदमा झेलते रहेंगे? जो एक सरकार के लिए बहुत बड़ा विषय बनता है, जो कि सरकार इस चीज को देखती ही नहीं है। जो पत्रकार धूप में, दिन में, ठंड में बाहर निकल के जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों पर एक फर्जी तौर पर मुकदमा होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात साफ तौर पर रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मोहित कश्यप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सच को झूठ बनाने में ये जिम्मेदार जुटे हुए हैं। घपलेबाज पर कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीएसपी की पैरवी आखिर डीएम साहब क्यों कर रहे हैं? ये कुछ सवाल है हमारे जहन में जो लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं और हम उठा भी रहे हैं। 2 बार वेतन उठाने की मंशा पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सच को झूठ बनाने पर जिम्मेदार आखिर क्यों जुटे रहते हैं? ये जिम्मेदार क्यों चाहते हैं कि हम चैनल के न्यूज़ इंडिया या कोई चैनल ये तारीफों के कसीदे इनके पढ़े? ये क्यों चाहते हैं? सच दिखाने से डरते क्यों हैं? अजय लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अजय, अपनी बात को रखें। कारों पे इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी में समय था, उस तरीके से जब से प्रदेश और देश में भाजपा सरकार आई है, पत्रकारों का उत्पीड़न जगह जगह हो, तो सरकार धारण किए, तो एक तरीके से चौथा स्तंभ को खत्म करने की साजिश चल रही है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे और पत्रकारों के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस राष्ट्र की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने जा रही यह फिल्म सिटी न केवल उत्तर प्रदेश की अपितु पूरे भारत की विश्व भर में पहचान बनाएगी। फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही निवेश और रोजगार के अनेकों नए अवसर भी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होंगे। हाँ, मुंबई जाने की मुश्किलें बेहद कम होगी, क्योंकि अब हमें काम करने के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़नी पड़ेगी। नोएडा से जुड़े सभी क्षेत्रों के कलाकारों को काम के बेहतर अवसर मिलेंगे। अपने खुद की फिल्म सिटी करोड़ों उत्तर भारतीयों का सपना था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट के निकट बनने जा रही फिल्म सिटी से राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। पर्यटकों की सुविधा हेतु फिल्म सिटी के आसपास के क्षेत्र में अम्यूजमेंट पार्क, होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के होटल एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। साहित्य और कला का सम्मान और प्रदेश की पहचान, प्रदेश के फिल्म सिटी जल्द ही बनने जा रही है। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ,
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। घपलेबाज बीएसए पर आखिर डीएम साहब कार्रवाई कब करेंगे, ये हम सवाल उठा रहे हैं और एक तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम ये किस तरह से काम करता है, कि सच्चाई दिखाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो कैसे सिस्टम उससे रोकने की कोशिश करता है। किस तरह से आपने देखा कि हमारे संवाददाता पर एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर भी एफआईआर होती है। और इस बार जब हमने कानपुर देहात में इस खबर को दिखाने की कोशिश करी तो एफआईआर मोहित कश्यप पे दर्ज की गई। मोहित, इस पूरे मामले को लेकर और ये घपलेबाज जिस बीएसए की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया, वो भी हम आपको वो भी लगातार जो है वो फ्लैश हो रहा है। लेकिन मोहित, इसको लेकर जब आपने डीएम से बात करी तो वहां से क्या जवाब मिला? अरे कहीं ना कहीं कल एक डीएम ने एक बयान जारी किया हुआ है कि ये जो ये गलती हुई है, ये पत्रकार हमारे भाई हैं, जब भाई तुम्हारे थे तो पहले एफआईआर करने से पहले आपको सोचना चाहिए। उसके बाद में ये अब जो डीएम साहब है पूरे मामले को लेकर के अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा मामला जो है कार्यक्रम जो उसके नोडल अधिकारी थे कानपुर देहात के सीडीओ और बीएसए पे डाल रहे हैं कि ये ऐसा इन लोगों ने किया। डीएम साहब के पूरा कृत्य जो हुआ था वो डीएम साहब की मौजूदगी में हुआ था। विधायक अकबरपुर, विधायक रसूलाबाद, विधायक भोगनीपुर और मंत्री अजीत पाल सारे लोग मौजूद थे। और इसके बाद में ये लोग जो इको पार्क में स्टॉल लगा था वहां निरीक्षण कर रहे थे, उसको लेकर के जब ये खबर बनाई गई, वहां से प्रकाशित की गई, तो डीएम साहब आवेश में आकर के अब ये कह रहे हैं मैं आवेश में आ गया, बौखला गया, तब जाकर के मैंने बीएसए को आदेश किया। आखिर किसका दबाव है आपके पास? ये डीएम के ऊपर किसका दबाव है? बीएसए को किसको संरक्षण प्राप्त है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कौन सा ऐसा आला अधिकारी है, कौन सा ऐसा नेता है जो इनको संरक्षण दे रहा है कि आप ऐसा करिए, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखिए। फिर डीएम साहब ने ये बयान जारी करने के बाद में अभी जब ये खबर और ये असर रिजवी साहब ने जो सवाल किया कि ये पहले खबर आपने क्यों नहीं दिखाई, असर रिजवी साहब मैं आपसे एक माफी चाहता हूं कि ये आज जब सुबह कल ये देर रात में जब इसको कोषा अधिकारी जो है यहाँ के पांडे, उन्होंने जब ये पकड़ा तब ये जाकर के हम लोगों के संज्ञान में आया, ये नोटिस जारी हुए और इसके बाद में जो अभी डीएम साहब से कहा गया कि आप इस पे नोटिस जारी किए, जवाब लीजिए बीएसए से, तो अब बीएसए और लेखा अधिकारी जो है ये हमारे कैमरे से भाग रहे हैं। मैंने बीएसए को इस पे फोन किया कि ये जो ये आपने जो बैरियर बिल दोबारा से दिया था जनवरी की पेमेंट निकालने के बाद मार्च में, इसमें आपका हमें बयान चाहिए। तो कह रहे मेरे पास समय नहीं है और कई पत्रकार साथियों ने फोन किया, लेकिन जो बीएसए साहब वो बचते नजर आ रहे हैं। लेखा अधिकारी जो कैमरे देख करके अपने बाथरूम में चले जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये ना इस सवालों में जो है ये बचते नजर आ रहे हैं। तो आपको जवाब देना चाहिए। जिला अधिकारी ने साफ कह दिया कि हम जांच कराएंगे, लेकिन जिला अधिकारी जांच और कार्रवाई में ये लपेटा जो है ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहता है। कहीं भी आज तक जब से कानपुर देहात में जिला अधिकारी आए हुए दिनेश चंद, आज तक किसी भी एक कर्मचारी के खिलाफ निरीक्षण होता है, फाइलें जांची जाती है, लेकिन कहीं भी आज तक किसी भी एक शख्स के खिलाफ जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज फिर कहां से कार्रवाई हो जाएगी? उनको केवल पत्रकार ही मुहर्रा बनाने को दिखते हैं। जो सच्चाई दिखाएगा उसको दबाने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। और एक समाजवादी पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक जो संगठन थे, जो बीजेपी का संगठन, आज तक किसी पत्रकार साथी से ये नहीं पूछा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं हुई। सुनील सिंह साजन ने आज ट्वीट किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, कल यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि जो पत्रकारों का जो मुद्दा है, जो सच्चाई दिखा रहा है, उसकी ये पार्टियां जो है, ये राजनेता जो है सामने निकल के आ रहे हैं। और हमारे कई पत्रकार संगठन जो है, कानपुर नगर के प्रेस क्लब अध्यक्ष जी वो और कई यूपी में जितने भी पत्रकार संगठन, वो सब पत्रकारों के साथ खड़े हैं। जी आरिस पूरा का पूरा विपक्ष भी इस खबर को लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहा है, लगातार अपनी बात भी रख रहा है। तमाम जगहों से पत्रकारों ने आवाज़ बुलंद करी है। इन सब के बीच रजा रिजवी साहब, आपने मोहित कश्यप को भी सुना। मैं चाहूँगा कि आप पीसीआई के सदस्य हैं, पीसीआई किस तरह से पत्रकारों के साथ खड़ा होगा, के न्यूज़ के साथ खड़ा होगा, हमारे संवाददाताओं के साथ खड़ा होगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो पत्रकारों के संरक्षण के लिए ही जो है 1966 में इसका गठन हुआ है।
और जाहिर बात है अगर जो पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है, उसके बाद जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अगर मोहन कश्यप जी को पीड़ित हुए हैं तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारे सचिव भारतीय प्रेस परिषद को सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हमारी जो सेक्रेटरी हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वो फिर बीएसए को तलब करेंगे। दिल्ली में भी तलब करते हैं, कभी कभी हम लोग लखनऊ में भी आते हैं, योजना भवन में बैठ के वो करते हैं, यहाँ भी मुकदमे लगाते हैं। तो उनको तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई कि अगर पत्रकार ने ये समाचार छापा है, ये समाचार दिखाया है उसने, तो आपने इस पत्रकार के विरुद्ध एफआईआर क्यों लिख दिया? क्या पत्रकार अपने पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं कर रहा था? आपको क्या लगता है? और 504, 506 आईपीसी की एफआईआर आपने दर्ज करा दी, ये किस बिना पर दर्ज कराई? आपके पास क्या प्रॉपर एविडेंस है? आप कैसे चले गए? आप कैसे किसी एक सम्मानित पत्रकार को जो अपना कार्य कर रहा था, अपना वर्क कर रहा था, उस वर्क में आपने जाके इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया? ये कौन सा नियम है? पत्रकार कैसे अपना काम करेगा? पत्रकार समाज में कैसे न्यूज देगा? क्या पत्रकार को आप दहशत में रखना चाहते हैं? क्या पत्रकार को आप डरा के रखना चाहते हैं कि वो सच को उजागर न करे? अरे अगर सच है, अगर वो पत्रकार झूठ लिख रहा है तो आप बताइए कि साहब झूठ लिखा है, आप आइए बताइए झूठ, हम उसके अखबार को सेंसर करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि हम उस डीएपी को लिख दें कि साहब 2 महीने के लिए इसका विज्ञापन रोक दीजिए। हो सकता है हम यूपी गवर्नमेंट को लिख दें कि साहब इसका 2 महीने के लिए विज्ञापन गवर्नमेंट के रोकिए। तो हम अगर पत्रकार झूठा कुछ दे रहा है, झूठ लिख रहा है, आइए हम देखते हैं एक पत्रकार झूठा बता रहा है कि सच बता रहा है। अगर आपको लगता है ये नहीं, तो पत्रकार हमारे यहाँ आ सकता है कि साहब बीएसए ने जो हमारे खिलाफ एफआईआर की है, ये गलत एफआईआर की है। आप समझिए 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें जो है उस मिर्जापुर के पत्रकार को, सम जायसवाल पत्रकार था, उसको 120B में बेल मिलना मुश्किल थी। लेकिन आप देखिए कि प्रेस काउंसिल में आने के बाद, उसमें संज्ञान लेने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगा, फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद फिर वो उस मुकदमे से हटा और एक तरीके से वो फाल्स एफआईआर थी। तो हमने साफ कहा, हमने कहा भाई एडिशनल एसपी साहब आप आए हैं, इलाहाबाद में मीटिंग लगी थी सर्किट हाउस में, हमारे चेयरमैन जस्टिस CK प्रसाद साहब मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे बतौर मेंबर। हमने पूछा एडिशनल एसपी से कि भाई आपने इस पत्रकार के खिलाफ क्यों आपने जो है वो एफआईआर लिख दिया, 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र की आपने एफआईआर दर्ज करा दी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोगों ने इसकी जांच की, जांच करने के बाद ये पता चला है कि ये मुकदमा गलत है, हमने एफआईआर लगा दी, इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तो हमने पूछा भाई फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई? उन्होंने कहा एक्सेप्ट हो गई। तो हमने कहा एफआईआर एक्सेप्ट है तो इसके मतलब ये एफआईआर फाल्स है, झूठी एफआईआर है। तो झूठी एफआईआर है तो 190 CRPC में कार्रवाई कीजिए आप उनके खिलाफ जिन्हें झूठी एफआईआर लिखाई है। तो ये अगर होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है कि कोई झूठा एफआईआर लिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि बीएसए ने लिखा दिया एफआईआर, अगर वो फाल्स एफआईआर है तो बीएसए के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो किस तरह की कार्रवाई रजा रिजवी साहब आप होनी चाहिए, और जबकि ये सब कुछ डीएम की शय पर हो रहा है? देखिए अब ये कहना डायरेक्ट ठीक, या आप कोई प्रॉपर एविडेंस अगर आपके पास है तब तो आप कह सकते हैं डीएम के शय पर। अगर कोई आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो खाली लफ्जों में कह देना वो कोई मायने नहीं रखता, और कोर्ट जो है वो लफ्जों की बात लेता नहीं, उसको प्रॉपर एविडेंस चाहिए। आप अगर शय कह रहे हैं तो शय का आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपको कैसे पता कि फलाना शय दे रहा है। तो अगर प्रॉपर एविडेंस होगा तो प्रॉपर एविडेंस से प्रॉपर सजा होगी, और अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो मुकदमा छूटेगा। नहीं, तो आप शय डीएम साहब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो एक जांच का मुद्दा है। लेकिन अगर वो बीएसए, अगर उसने एफआईआर की है और एफआईआर गलत है तो बीएसए के विरुद्ध कार्रवाई डीएम को भी कर सकते हैं, डीएम साहब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर एफआईआर झूठी लिखी है और डीएम, तो इसकी हमें लगता है कि इसकी जांच तो मंडल आयुक्त को दी गई है, और ये जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा क्या सच्चाई है। और कोई भी कमिश्नर जो है वो पत्रकारों की जांच बहुत सही करता है, कभी लीपापोती नहीं करते। हाँ, वो सही जांच होकर के आएगी कि सच्चाई उसमें क्या है। अगर पत्रकार ने अपना धर्म निभाया है और पत्रकार ने वो काम किया है, जाहिर सी बात है भाई ठिठुर रहे हैं बच्चे, उनकी जांच तो बीएसए को वहां करानी चाहिए। उनके जो खंड विकास अधिकारी हैं, उनके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे करानी चाहिए उसको जांच। पहले तो यही गलती किया उस बीएसए ने, प्राइमा फेसी तो अगर उसने दिखाया है, कहीं छपा है, तो सबसे पहले समझदार बीएसए होता
तो तुरंत जो है वहां अपने डिपार्टमेंट को नीचे लिखता है कि भाई ये न्यूज हमें टीवी पे देखने को मिली, ये न्यूज हमें समाचार पत्र में देखने को मिला है, कृपया बताओ इसमें क्या सच्चाई है। तो वो सच्चाई आती है। बीएसए के बारे में भी आपको जरा जिस बीएसए के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में भी जरा बता दीजिए, जो घपलेबाजी की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए मोहित। मोहित आपकी आवाज नहीं आ रही है कि उन्होंने जैसा आप बताया है कि साहब सैलरी उन्होंने 2 बार लेने के लिए कोशिश किया है, अपनी जो वेतन है उन्होंने 2 बार लेने के लिए कोशिश किया है, तो ये गलत है। 1 महीने का आदमी ने काम करेगा तो 1 ही महीने का वेतन लेगा। अगर उन्होंने अपना बिल प्रोड्यूस किया है दूसरी बार लेने के लिए तो ये गलत है, उस पर डीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये आपका टाइम सही नहीं है। तो बात है ना रजा रिजवी साहब, ये डीएम को नजर नहीं आ रहा था। डीएम साहब को ये नहीं नजर आता है। डीएम साहब को क्या नजर आता है? जब हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं सर, इस तरह के अधिकारी हैं जमीन पर, जब हम सच्चाई दिखाते हैं ये डीएम साहब को नजर आ जाता है। इसके लिए बीएसए एफआईआर हमारे संवाददाता पे दर्ज कर देता है। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या हक और सच्चाई की बात एक पत्रकार आज नहीं कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो ये हौसला इन अधिकारियों को कहां से इतना आ जा रहा है? क्यों नहीं कर सकता? पत्रकारिता का नहीं रजा रिजवी साहब, क्या ये बीएसए और डीएम या एसएसपी ये चाहते हैं कि हम इनके तारीफों के कसीदे पढ़ें? उस मंच पे सर मंत्री थे, विधायक थे, उस मंच पे अधिकारी थे, उन सबको मासूम बच्चे आपने कर में नजर नहीं आ रहे थे? उन तमाम लोगों को ये बीएसए जो तनख्वाह को लेकर घपलेबाजी कर रहा था ये नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उनको जब हम ये सच्चाई दिखा रहे थे, ये मासूम ठिठुर रहे थे ठंड में, ये उन्हें नजर नहीं आ रहा था। और जब ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे तो इसकी सच्चाई पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। यहां पे बड़ा हो जाता है। हम हमेशा रजा रिजवी साहब सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में इसमें हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं और लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं और हमारा मकसद भी यही होता है कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हम लोगों के सामने रखें। एफआईआर से हमें डर नहीं लगता सर, एफआईआर होती रहे, लेकिन हम हक और सच की बात हमेशा बोलते रहेंगे। और बार बार जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम इन अधिकारियों के तारीफों के कसीदे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप सदस्य हैं, रजा रिजवी साहब पीसीआई के सदस्य हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो लोग सच दिखाने पर पत्रकार पर कार्रवाई करते हैं। मजबूत कदम उठाने जरूरत। मैं मानता हूं कि आपने बहुत पत्रकारों का जो है जिसे कह सकते साथ दिया, कदम उठाया, लेकिन मैं चाहता हूं इस वक्त जब आप सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में के न्यूज पर है, मैं चाहूंगा कि आप आश्वस्त करें कि मोहित कश्यप के साथ जो हुआ है, जो उन 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की है, उसको लेकर पीसीआई की तरफ से मजबूत तरह से कदम उठाया जाए। देखिए अजहर साहब, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो अधिकारी इस तरीके के न्यूज को दबा करके पत्रकार का उत्पीड़न कर रहा है तो वो अधिकारी कतई अपने जनपद में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जनपद में जो अगर गलत काम हो रहे हैं वो पत्रकार उजागर करता है। वो अधिकारी को चाहिए कि उसको सुधार ले, उसको ठीक कर ले। पत्रकार खाली इसलिए इंगित करता है कि तुम्हारे जनपद में फलाना हर डीएम गांव तक नहीं पहुंच सकता। ये पत्रकार ही उसको बताता है कि साहब वहां जो है फलाना जो है काला बाजारी हो रही है। तो अब काला बाजारी हो रही है तो सर क्यों नहीं पहुंच सकता? रजा रिजवी साहब, ये गांव तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? ये क्यों एसी के कमरों में बैठने के लिए डीएम बने हैं क्या सर? अगर प्राथमिक विद्यालय के अंदर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है तो डीएम को जाना पड़ेगा। न्याय नहीं कर रहा है। नहीं सर, जाना पड़ेगा। आखिर अगर प्रशासनिक अमले बैठे हुए हैं, इनको प्राथमिक विद्यालयों में जाकर देखना पड़ेगा कि बच्चे स्वेटर पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। इनको देखना पड़ेगा कि बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जा सकते? गांव नहीं क्यों नहीं जा सकते? उन्हें अपॉइंट किया गया तो उन्हें जाना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। वो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर वो बीएसए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी हो अगर पद पे बैठा हुआ है, मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हर हफ्ते मिड डे मील योजना की हर हफ्ते सोमवार को खाना क्या मिलेगा, मंगल को खाना क्या मिलेगा, बुध को खाना क्या मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन दूध भी दिया जाता है।
योगी सरकार ने हफ्ते में एक दिन रजा रिजवी साहब, पत्रकारों की जिम्मेदारी तो है ही, हमारी जिम्मेदारी इसीलिए बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी इसीलिए बढ़ जाती है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क, भ्रष्ट नेटवर्क काम कर रहा है, लिहाजा हमें सच्चाई बार बार दिखानी पड़ती है। और ये खबरें कोई नई नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार रजा रिजवी साहब हम दिखाते रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यही कि कुछ फर्क पैदा हो, तब्दीली पैदा हो, लेकिन वो नजर नहीं आती। वो इसलिए नजर नहीं आती है कि जो ऊपर बैठे बहुत से ऐसे, मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं करता, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ अपने कमरों में बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि गांव नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, जब यहां वहां नहीं जा सकते तो सर इसी तरह की खबरें तो सामने आएंगी, और जब निकल के सामने आएंगी तो FIR दर्ज कर दी जाएगी संवाददाता पर। यह स्थिति है सर। फिलहाल एक दर्शक इस बीच सवाल, उनको कार्रवाई करनी चाहिए वहां जाकर के। पत्रकार पे FIR में क्या पाएंगे? आप सुधारिए वहां अगर गड़बड़ हो रहा है। आप सोचिए रजा रिजवी साहब, आप सोचिए रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, आप महसूस करिए सर, रजा रिजवी साहब आप महसूस करिए, हमारे साथ वीरेंद्र यादव आप भी महसूस करिए, ये मासूम बच्चे अगर हमारे होते, ठंड में इतने ठिठुर रहे होते, और ये तमाम अधिकारी कोट पैंट पहने, जैकेट पहने सामने खड़े हुए हैं, इन्हें एक बच्चा नजर नहीं आता है, क्या ये सुबह मॉर्निंग वॉक क्या निकर पहन के करते हैं? या अगर बात ये लोग कह रहे थे कि योगा हो रहा था तो योगा था, तो फिर ये योगा क्यों नहीं कर रहे थे मंच पे बैठ के? इनको भी योगा करना चाहिए था बैठ के निकर पहन के। आप सोचिए सर। एक दर्शक इस बीच में चाहूंगा, आपकी बात जायज है, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने किया है ठीक। एक दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त मेरठ से, विवेक मेरठ से हमारे साथ। विवेक अपनी बात को रखिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी सर्दी में जब टेम्परेचर भी 4 या 5 डिग्री सेल्सियस है मेरठ जैसे शहर में, और यहाँ पे सारे के सारे कस्तूरबा गांधी स्कूलों में सुबह 8 बजे का टाइम कर दिया गया है कि टीचर सुबह 8 बजे जाके पढ़ाएं, तो बच्चे इतनी सुबह कैसे पहुंच जाएंगे स्कूलों में, घर में भी कैसे पढ़ लेंगे? बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, मतलब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये स्थिति, ये तस्वीर, रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि उस पर मजबूत कदम उनके द्वारा भी उठाया जाए। तमाम पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ एक हैं, और ये ज़रूरी भी है कि पत्रकार एक होने चाहिए जब आप हक और सच की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और उन अधिकारियों को सही तरह से हमें काम करवाना है, क्योंकि अगर आप हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, FIR से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना हम डरते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। घपलेबाज बीएसए की हम बात कर रहे हैं और सिस्टम की एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि जब आप सच दिखाने लग जाए तो सिस्टम को किस तरह से बुरा लगने लग जाता है, वो भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में और हर बुलेटिन में इस तरह की खबरें आपके सामने रखेंगे। हमने प्राथमिक विद्यालयों की तमाम ऐसी खबरें दिखाई, तमाम ऐसी खबरें हैं जहाँ पर कहीं पर मिड डे मील उन्हें सही से नहीं मिलता, कहीं पर बच्चों का स्वेटर नहीं उन्हें मिलता है, कहीं पर उनके जूते फटे हुए हैं, कहीं पर उनसे काम किया जाता है। और तब यहीं पर ये डीएम क्या करते हैं, ये अधिकारी क्या करते हैं, बीएसए क्या करते हैं, ये सब क्या कर रहे होते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो सरकार से पैसा मिलता है वो पैसा कहाँ जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस तरह की तमाम खबरें आई हैं और तमाम खबरें के न्यूज़ ने दिखाई हैं और इसी कार्यक्रम में दिखाई हैं। और एक और खबर हमने जब आपके सामने रखी तो उसको लेकर इस तरह की कार्रवाई हमारे संवाददाता पर करने की करी गई, एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उसी बीएसए की जो घपलेबाजी है वो किसी भी प्रशासनिक अमले को नजर नहीं आती है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से साठगांठ है। और जब साठगांठ होती है तभी इंसान को कुछ नजर नहीं आता है। क्या कहेंगे वीरसेन यादव जी? निश्चित रूप से मोहित कश्यप द्वारा जो यूपी दिवस में नौनिहाल बच्चों को बिना स्वेटर केवल शर्ट और पैंट में दिखाया गया, इस कपकपाती ठंड में जब हम आप ठिठुरन महसूस करते हैं तो वो तो नौनिहाल बच्चे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कानपुर जनपद देहात के 4 विधायक वहां मौजूद होते हैं, कलेक्टर मौजूद होते हैं और कप्तान मौजूद होते हैं। लेकिन जो किसानों, नौजवानों और गरीबों की रहनुमाई करके जनता के अदालत से चुन के आता है, उस विधायक और मंत्री को तो ये संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है आईएएस आईपीएस न लें, लेकिन जनता के नुमाइंदों से मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो विनोद कटियार जी हों, चाहे वो निर्मला शंखवार जी हों, और चाहे प्रतिभा शुक्ला जी हों, चाहे अजीत पाल जी हों, चारों लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और नौनिहाल बच्चे बिना स्वेटर के, बगैर किसी व्यवस्था के उस कार्यक्रम स्थल पर लाए गए थे। निश्चित रूप से जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेवारी है, खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेवारी है। लेकिन जब उक्त अवसर पर बड़े जनपद के अधिकारी मौजूद हों, जनप्रतिनिधि मौजूद हों और 4 दिन से यह प्रकरण चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई न होना इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री, इनका कोई कंट्रोल नजर नहीं आता। प्रदेश सरकार के मुखिया को और बेसिक शिक्षा मंत्री को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। कम से कम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को के न्यूज द्वारा, मोहित कश्यप द्वारा जब ये दिखाया गया तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री को, ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए था। बाद में एक प्रकरण और आया कि उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोबारा वेतन निकालने का दुस्साहस किया। लेखा अधिकारी से लेकर कोषाधिकारी तक वो बिल चला जाता है और डीएम और कमिश्नर इस प्रकरण को संज्ञान नहीं लेते, उस पर कार्रवाई नहीं करते। निश्चित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोबारा वेतन लेना यह भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। कम से कम कलेक्टर और कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई करके ऐसे भ्रष्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। ठीक, मोहित क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरएस जिस तरीके से वीरसेन जी यादव ने जो मांग की है कि जिस तरीके से घपलाबाजी की बात सामने आई है, तो उसको लेकर के यूपी के जो नुमाइंदे हैं, जो बीजेपी सरकार के लोग हैं, और कमिश्नर को इस विषय में जो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, जो जारी हुआ है कि हम इसके खिलाफ जांच कराएंगे, और कमिश्नर इस मामले की जांच कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं कमिश्नर को जांच करके इसमें कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों मामले अब जो है वो कमिश्नर के पास पहुंच चुके हैं। इस मामले को कमिश्नर को गंभीरता से जांच करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा पत्रकार ने क्या सच दिखाया जिससे इनके जिला अधिकारी और क्या जो बीएसए क्यों बौखला गए। और जो ये मामला जो कोसा अधिकारी की जांच में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एक बार 2020 जनवरी का आपने पेमेंट उठाने के बाद में लेखा अधिकारी के द्वारा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वहां पर ये जारी किया गया बैरियर बिल कि आप हमें दोबारा से पेमेंट दीजिए। जब लेखा अधिकारी ने इसकी जांच की तो जाकर के जब जो कोसा अधिकारी थे उन्होंने जांच की तो इसमें लेखा अधिकारी की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और बच्चों की अगर बात करें, जो उस दिन 24 जनवरी को ये खबर कवरेज की गई है, जो बच्चे हैं और घर वालों का गार्जियन का साफ तौर पे कहना है कि मैंने यहाँ से बच्चों को ऑटो में कपड़े और स्वेटर मोजे पहना करके भेजा था। बच्चों ने साफ कर दिया, बच्चों के मेरे पास बयान है, बच्चों ने साफ कहा है कि मेरे स्वेटर और मोजे वहां पर उतराए गए। अगर बच्चे स्वेटर और मोजे उतार के योगा कर रहे थे तो डीएम साहब जो 22 जनवरी को जो सरवण खेड़ा ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ था और कानपुर देहात की पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम हुआ था, डीएम साहब ने योगा किया, तो डीएम साहब जो है फुल शर्ट, फुल पैंट और जूते और मोजे पहन के योगा कर रहे हैं। तो क्या बच्चों की जान जो है बेकिस्मती है और डीएम साहब की जान जो रजा रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ रजा रिजवी साहब, जल्दी से मोहित अपनी बात को मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, तो आरिफ जी ये जो साफ हो गया है कि जिला अधिकारी की जो कीमत है और बीएसए की जो कीमत है, जनप्रति की कीमत है, ये बेकिस्मती है। और बच्चे जो खुले मैदान में खड़े थे उनकी जान की कीमत की कोई वैल्यू नहीं है। जी ठीक है रजा रिजवी साहब, आपके भी फाइनल कमेंट चाहेंगे और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसके बारे में आप भी बताएं। पावर अरेस्ट करने की नहीं है, जांच होगी, जांच के मुद्दे के बाद कोर्ट से परमिशन होगी, तब उसमें आगे कार्रवाई बढ़ेगी। दूसरा ये है, हमारे प्रेस काउंसिल में लिखेंगे तो हम बीएसए को तलब करेंगे, बीएसए को तलब करके हम पूछेंगे उनसे कि आपने ये एफआईआर कैसे दिखाई और क्यों दिखाई। अगर पत्रकार कोई अपना पत्रकारिता का धर्म कर रहा है और अपना न्यूज़ कवरेज कर रहा है, न्यूज़ करके दे रहा है, तो उसके खिलाफ आपने क्यों एक्शन लिया है। तो उनको, मोहित को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पत्रकारिता का अपना धर्म किया है और सच्चाई चीज़ की है, वो अपना आराम से रहें। और ये मुकदमे आते रहते हैं पत्रकारिता के धर्म में, ऐसे पत्रकारों के साथ बहुत सी चीज़ें आएंगी, हम लोगों के बीच में आती रहती है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है समाज को जागरूक करना और समाज में सच्ची बातें देना, उसको मोहित को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मोहित परेशान नहीं है सर, मोहित डरे नहीं है, मोहित खुश है, मोहित को गर्व है और हमें भी गर्व है मोहित पर। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरसेन यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। रजा रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये मोहित कश्यप आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए हमें खबरों का सारथी कहा जाता है, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, हम आपकी बात करते हैं और आपकी बात करते हैं। एफआईआर से हम डरते नहीं हैं। थैंक यू। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी का मिशन रोजगार, रोजगार पर फुल एक्शन में यूपी सरकार। योगी राज में आई नौकरियों की बहार, अलग अलग विभागों में भर्ती की भरमार। यूपी में 4 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने के बाद रोजगार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसके तहत मार्च 2021 तक यूपी में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। रोजगार देने वाले प्रदेशों में यूपी सबसे आगे है। योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं, उनमें गृह एवं पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा विभाग में 85,983, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, उच्च शिक्षा में 4,615, तकनीकी शिक्षा में 365, चिकित्सा शिक्षा में 1,112,
स्वास्थ्य मिशन में 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 8,556, ऊर्जा विभाग में 6,446, यूपीएससी में 26,103 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी सरकार युवाओं को सिर्फ रोजगार देने तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा से भरे युवा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ सीएम का संवाद करना भी रोजगार की दिशा में एक नया कदम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग के लिए किया, ऐसे वो आगे नई नई वैकेंसियां निकालते रहें। सरकार ने जो भर्ती निकाली थी उसमें हुआ है। हमें ज्वाइनिंग लेटर 5 दिसंबर 2020 को दिया है। हम लोगों ने जो है 7 दिसंबर को ज्वाइन किया है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत खुश हैं। यूपी सरकार प्रदेश में युवाओं के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 23 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3,317 नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 12 नवंबर 2020 को सिंचाई और जल संसाधन